हो गया। तो आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। यानी कि जब हम लोग किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी के तल से लॉन्च करेंगे तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो उसकी मैक्सिमम हाइट को आज हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। हम लोग लास्ट टाइम पर जब यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को कैलकुलेट किए थे, सैटेलाइट की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, तो जो भी हमें मिली थी, तो कितना मिला था हमें, तो U इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल GME डिवाइडेड बाई RE, ये हमें मिला था ना। कब? जब कोई सैटेलाइट जो था वो पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के तल के निकट चक्कर लगा रहा था, तो उस केस में GMEM भी था, यम भी था ना। ठीक है, GMEM डिवाइडेड बाई RE, तो ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया था। तो टोटल एनर्जी कितनी आई थी, तो E इज़ इक्वल टू -1/2 कैपिटल GMEM डिवाइडेड बाई RE, ये मिला था ना सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। तो इसकी सहायता से, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट की, कितनी हाइट पे वो जा सकता है, ठीक है ना, और उस हाइट पर ले जाने की, हाँ वहाँ पर स्मॉल आर, बाद में हम लोगों ने स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रखा था। लास्ट वाला फॉर्मूला आप देखती नहीं, ठीक है, जो भी था आगे हम लोग उसको मॉडिफाई किए थे। ठीक, तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे होगा ना। यहाँ पे अगर RE है तो इसका मतलब कि जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के तल के एकदम निकट चक्कर लगा रहा है। स्मॉल r है तो इसका मतलब कि वो पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। तो उसको आप कुछ भी वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो ना, अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग कर लीजिए, हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की रहेगी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। ठीक, अधिकतम या महत्तम, तो हेडिंग आपकी रहेगी, सब लोग हेडिंग कर लीजिए, साथ में लिखिएगा। तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम या महत्तम ना, महत्तम ऊंचाई। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल हम यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाले हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम कोई प्रक्षेप मान रहे हैं और देखेंगे कि वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा जब उसे क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा पृथ्वी के सरफेस से। ठीक है, तो इसके लिए कंसिडरेशन जो हमारे पास है ना, हम लोग मान लेते हैं, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, कोई कृत्रिम उपग्रह ना, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी तल के निकट, पृथ्वी तल के निकट, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप ना। आगे हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें, माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME, लिखते जाइएगा आप लोग, द्रव्यमान कैपिटल M सफिक्स में E, तथा त्रिज्या RE है, त्रिज्या RE, ठीक है, तब पृथ्वी द्वारा तब ना उपग्रह की स्थितिज
ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक। तो U इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE। कब, जब उपग्रह पृथ्वी तल के एकदम पास ही चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग एक केस यूज़ करते हैं। तो यदि उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, स्मॉल h हो, तो ना ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो UH, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पृथ्वी के तल पे लिए थे, जब पृथ्वी तल की से S ऊंचाई पर चले गए तो ऊर्जा क्या हो गई, UH। तो UH इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई, अभी तक RE था, अब RE से H हाइट पे, तो यानी RE प्लस H, इतना हो गया, ठीक है। समझते हैं ना, बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आता ना, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो लिखने में और छापने में रहता है। तो ऐसा नहीं है, लिखो भी और समझो भी ना, चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे आने वाले जो समय है उसमें आपको बहुत फास्ट चलना है। तो फास्ट चलने का ये मतलब नहीं कि आपको एक बार लिखा दिया जाएगा फिर आपको टाइम दिया जाएगा। इवन जब आप BSc की क्लासेस में जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर प्रोफेसर जो होंगे वो लेक्चर दे रहे होंगे, और लेक्चर आप नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो, उनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उनका 1 घंटे का जितना लेक्चर होता है वो उस 1 घंटे आएंगे और 45 मिनट जो भी 50 मिनट का है उसमें पढ़ाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। उनसे कोई मतलब नहीं है कि आप नोट्स अपना प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक है, कि अलग से वो खड़े होकर लैंग्वेज बोलेंगे, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होने वाला है। इसीलिए आप लोग क्या करो, चीज़ों को अभी से उस तरीके से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया UH डिस्टेंस पे। तो जब उपग्रह पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाएगा, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाता जाएगा तो उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी लगातार, क्योंकि इनफाइनाइट पर जाने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होने वाली है, शून्य होने वाली है, अनंत पर शून्य होने वाली है। तो तभी हो सकती है जब वो क्या लगातार उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घटती जाए, ठीक है। तो ऐसा होता भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ऊर्जा में जो भी कुछ वृद्धि हो रही है ना, तो उस वृद्धि को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि एक तो आप बता रहे हो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऊपर जाने पर लगातार क्या कर रही है, घट रही है, और दूसरे आप कह रहे हो कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है, जबकि वृद्धि की गणना तब की जाती है जब ऊर्जा बढ़ रही हो। यहाँ पर तो ऊर्जा घट रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम लोग फिर भी वृद्धि की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो भी ऊर्जा है वो निगेटिव में है, ठीक है। तो निगेटिव में है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइनली वृद्धि निकालेंगे, तो अभी आप लोग को पता चल जाएगा किस तरीके से चीज़ें कंसिडर की जा रही थी या मानी जा रही थी ना। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा में या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, वृद्धि निकाल लीजिए आप लोग। तो ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे हम लोग, तो UH अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, वृद्धि का जो फॉर्मूला है वही लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अंतिम क्या है, UH माइनस प्रारंभिक क्या है, U इज इक्वल टू, तो UH बात नहीं, UH की वैल्यू क्या है, ये पूरा पुट कीजिए आप वैल्यू, तो कितना है, माइनस में कैपिटल GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE प्लस H माइनस U क्या है आपका, U ये है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो माइनस है ऑलरेडी, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कैपिटल GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE कम इन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या इतना आ गया आपका, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, UH माइनस U इज इक्वल टू, यहाँ पर GMEM पूरे में कॉमन है, तो जब हम GMEM कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल GME और स्मॉल m, इतनी चीज़ें कॉमन ले ली, ME सफिक्स में है, ध्यान दीजिएगा, ई के साथ मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ME स्मॉल m, जब इतना कॉमन ले लिए तो बचा कितना, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचा है, माइनस में 1/RE प्लस H, और माइनस माइनस प्लस में 1/RE, सही है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एकदम सही है, तो नो दिक्कत, यानी कि नो प्रॉब्लम। तो यू एच माइनस यू इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम इनटू, जो प्लस है उसको पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/RE माइनस 1/RE प्लस एच। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का मतलब जानते ही हो आप लोग, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम ऐसे लिया जाता है। इस वाले टर्म को यहाँ पे ले आएंगे, इस वाले टर्म को यहाँ पे ले जाएंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। बहुत छोटी चीज़ें हैं, कक्षा 5, 6 या 7, 8 स्टैंडर्ड से आपको बताया जाता है। तो कितना आ गया, तो यू एच माइनस यू, जो एनर्जी में डिफरेंस आया वो कितना आ जाएगा, तो कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम, और उसके बाद इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म यहाँ आएगा, तो आर ई प्लस एच, फिर माइनस है तो -1 यानी आर ई, तो माइनस आर ई डिवाइडेड बाई ये दोनों नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई में आर ई इंटू आर ई प्लस एच। ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। तो आर ई से आर ई कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना आ गया, तो यू एच माइनस यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कितना बचा, तो कैपिटल जी एम ई, ठीक है, और यम है तो यम को एच के साथ ले लो, तो एम एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई, आगे क्या बचा है, यहाँ पे आर ई बचा है, तो आर ई, ठीक है। आर ई का स्क्वायर तब करेंगे जब आर ई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, ठीक है। तो कितना बचा, आर ई प्लस एच, ठीक। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, अभी 2-4 स्टेप हैं इसमें। पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा, ठीक है, हेडिंग कर लीजिए। पलायन वेग, पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा, ना बड़ा पुराना वर्ड लग रहा है ना, पलायन ऊर्जा नया है आप लोग के लिए, नया है लेकिन हिंदी भाषा में, ठीक है, बहुत दिन चल रहा है ना। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा क्या होता है पलायन वेग। तो पलायन का मतलब क्या होता है, पलायन का मतलब कहीं से हमेशा के लिए चले जाना, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत सारे भगौड़ों का नाम सुना होगा, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है। तो ये सब क्या थे, बड़े बड़े कांड करके पैसे से संबंधित ना किसी बैंक को ही लूट लिए, बैंक को ही 1000 करोड़, कितने 1000 करोड़ का चूना लगा के जब इतना सारा उनके पास मनी हो गई, मनी का मतलब जब उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई तो क्या किए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र, मतलब कि इनका जो इधर भारत का एक क्षेत्र है तो पूरे क्षेत्र को ही छोड़ के पलायन कर गए, भारत से ही पलायन कर गए और हमेशा के लिए। फिर दोबारा लौट कर ये कभी भारत में नहीं आएंगे, और अगर कभी आएंगे तो एज ए प्रिजनर, कैदी के रूप में ही आएंगे ना। इनके ऊपर भारत सरकार जो है लगातार कई सारी धाराएं जो लगी हुई है, गिरफ्तारी के लिए वारंट इनके ऊपर जारी रहता है। और विदेशों में भी बात चलती रहती है कि जब भी अगर आपके संपर्क में, मतलब कि अगर विदेश की जो सरकार है ना, उनको कोई वहाँ पर मतलब कि लीगल प्रोसेस नहीं कर रही है तो फिर उन्हें इंडिया में भेज दिया जाए, तो भारत की गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो लेगी, ठीक है। तो पलायन का मतलब क्या है कि कहीं से हमेशा के लिए भाग जाने से है और दोबारा वहाँ लौट कर वापस ना आने से। इसी तरीके से जब कोई हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अगर हम इतना कुछ एक फिक्स्ड वेलोसिटी होती है कि इतना न्यूनतम वेग अगर उसको दे दिया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को ही छोड़कर चला जाता है, और जब वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर चला जाएगा तो वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट को देने वाले इस न्यूनतम वेग को, जिससे वो क्या करे, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर जाए, तो उस न्यूनतम वेग को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग, ठीक है ना। तो पलायन वेग क्या है, केवल एक न्यूनतम वेग जिससे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर वह हमेशा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और कभी भी लौट कर पृथ्वी पर वापस नहीं आता है ना। और पलायन ऊर्जा क्या हुई, तो पिंड को दी जाने वाली यह न्यूनतम ऊर्जा,
ठीक है। तो न्यूनतम वेग को पलायन वेग और न्यूनतम ऊर्जा को पलायन ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा लिख दीजिए आप लोग ना। तो किसी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से सदैव के लिए बाहर निकल जाए, या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, ठीक है, से बाहर निकल जाए तथा वापस लौटकर कभी पृथ्वी पर ना आए ना, तथा वापस लौटकर कभी पृथ्वी पर ना आए, तो इस न्यूनतम वेग को हम लोग क्या कहेंगे? पिंड का पलायन वेग कहलाता है। वेग कहलाता है, ठीक है ना। तथा इस न्यूनतम वेग के लिए पिंड को दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? पलायन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया पलायन वेग और पलायन ऊर्जा। हाँ, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ना, आप लोग कैच करते हो गेंद को, देखते हो कितना मतलब बल लगाकर फेंकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि आप उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड करा सकते, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी खुद ही नहीं है ना। तो उसे किसी मशीन की सहायता से ही इतना ज़्यादा वेलोसिटी दिया जाता है, जैसे हम लोग रॉकेट में करते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल का जो वहाँ पे प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से, और जो फ्यूल्स होते हैं ना, हाई एफिशिएंसी वाले फ्यूल्स ना, उनको रॉकेट में डाला जाता है, फिर उससे चीज़ें होती हैं। हो गया? देखिएगा, तो आगे हम लोग को क्या करना है, ये हो गया, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड की, या m द्रव्यमान के किसी पिंड की, m द्रव्यमान के किसी पिंड की ऊर्जा कितनी होती है? पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो U इज इक्वल टू माइनस में कैपिटल G स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE। ये कहाँ पे होता है? पृथ्वी के तल पे। तो ये ऊर्जा माइनस होती है। माइनस होने का क्या मतलब? कि अगर इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, ध्यान समझिएगा, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी अगर इसको दे दिया जाए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो कैपिटल G स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? U इज इक्वल टू व्हाट? 0। टोटल एनर्जी जीरो होने का क्या मतलब? टोटल एनर्जी जीरो कहाँ होती है? इनफाइनाइट पे, अनंत पे। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास था, m द्रव्यमान का पिंड था, वो कहाँ पे चला गया? अनंत पे चला गया। तो अनंत पे चला गया तो क्या लौट कर पृथ्वी पर आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अनंत पर किस कारण से गया? इस ऊर्जा के कारण। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऑब्जेक्ट को या किसी पिंड को
पलायन वेग दिलाने के लिए आवश्यक हो तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा क्या कहलाएगी, आपकी पलायन ऊर्जा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझा रहे थे, तो इसको आपको पलायन ऊर्जा लिखना पड़ेगा ना। तो पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान की किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -mg कैपिटल G m e m स्मॉल r e। अतः पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए इतनी ही ऊर्जा, ठीक है, धनात्मक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ना। ठीक है, पड़ेगी। अतः यहाँ से लिख दीजिए, अतः पिंड की पलायन ऊर्जा कितना होगा, इज इक्वल टू प्लस में कैपिटल G m e स्मॉल m डिवाइडेड बाई r e। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया पलायन ऊर्जा और पलायन वेग। नोट डाउन। इधर अब कर दें। ठीक है, तो पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी के तल पर, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी तल पर स्थित पिंड को दी जाने वाली ये आवश्यक पलायन ऊर्जा, तो पलायन ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो पलायन ऊर्जा हमारे पास मिली कितनी, पलायन ऊर्जा ना, एस्केप एनर्जी कितना, प्लस में कैपिटल G m e स्मॉल m डिवाइडेड बाई r e। ठीक है, तो अगर यह एनर्जी देने पर ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट v e एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग से ना, यदि इस ऊर्जा से पिंड पलायन वेग v सफिक्स में e फॉर एस्केप, ठीक है, पलायन वेग v e से गति करता हुआ ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए तो क्या हो जाएगा ना,
तो पिंड की पलायन ऊर्जा जो है, पिंड की पलायन ऊर्जा ये क्या होगी, ये बराबर होगी पिंड की गतिज ऊर्जा के, पिंड की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पलायन ऊर्जा क्या है, कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई, और पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर। तो वी की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं वी ई, तो वी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड में, तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वी कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू, तो वी ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो वी नॉट का वी सफिक्स में ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2GME डिवाइडेड बाई आर ई ना, आर ई। बट फिर से वही कंसेप्ट, बट क्या होता है एट अर्थ सरफेस कैपिटल GME इज इक्वल टू GRE का स्क्वायर, पुट कर दीजिए। तो देयर फॉर VE का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू GME की जगह पे GRE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE, तो RE से एक RE कैंसिल आउट, तो VE इज इक्वल टू 2GRE V का स्क्वायर, तो VE इज इक्वल टू व्हाट, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट में 2GRE हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कीजिए, तो VE इज इक्वल टू अंडर रूट में, ध्यान से देखिएगा, तो 2 का नो प्रॉब्लम, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर या 6400 किलोमीटर। तो कितना हो गया, तो ध्यान से देखिएगा, तो VE इज इक्वल टू अंडर रूट में, यहाँ पे 10 पावर 6 है, तो 1 10 का यहाँ पे गुणा 1 इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 98 इंटू 64 इंटू 10 पावर 4, इतना बचा। ऊपर चालू कर दे रहे हैं, 1-2 स्टेप बचा ही है, तो क्लियर हो जाए ये पूरा। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो VE इज इक्वल टू, रेड पेन से कर दे रहे हैं, तो VE इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है ध्यान देखिएगा, तो 2 इंटू 98 को हम लिखेंगे 2 इंटू 4, यानी सॉरी 2 इंटू 98 को 2 इंटू 49, तो 2 इंटू 49 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया बाहर, 49 से 7 बाहर, 64 से 8 बाहर। ठीक है, तो VE इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो VE इज इक्वल टू, तो 2 सते 14 और 14 अट्ठे 112। ठीक है, तो 112 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट सबसे लास्ट में इसके पास होगा। ठीक है, तो एक डिजिट हम लोग लेफ्ट जाते हैं, तो VE इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और 10 पावर 3 मीटर को क्या करेंगे किलोमीटर। ठीक है, तो VE की वैल्यू आपके पास कितना आ गई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सतह पर है और उससे हमें पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकना है तब। नोट डाउन। इससे ज़्यादा लगा तो रिलेशन बिटवीन पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल
स्पीड। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। सौरभ ऑन कर दो ऑलरेडी, वेरी गुड। आप अभी लिखने लग गए अपने आप। ठीक है, देखिएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है कि वह न्यूनतम वेलोसिटी या वेग जिससे कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्रह के चारों ओर क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। जबकि पलायन वेग क्या है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आवश्यक होता है तब जब उसे उस ग्रह के या पृथ्वी पे अगर है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकना हो तब। ठीक है, तो इन दोनों में हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो सिंपल सा रिलेशन है, हमारे पास क्या होता है, सिंस ना वी है, दोनों की डिफरेंशन हमें पता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है ना, कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, कक्षीय चाल वी नॉट। तो वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट में जी आर ई, पृथ्वी के निकट बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अंडर रूट में जी आर ई। जबकि अभी हम लोगों ने पलायन वेग निकाला, तो पलायन वेग कितना आया, तो पलायन वेग तो वो कितना मिला था, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 GRE, अंडर रूट में 2 GRE। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी नॉट अपान वी ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट में GRE डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2 GRE। ठीक है, तो कितना मिल गया हमें, तो हमें मिल जाएगा वी नॉट अपान वी ई वी, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट में GRE, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2 GRE। तो G से G कैंसिल आउट, RE से RE कैंसिल आउट। तो वी नॉट अपान वी ई इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, या वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स